हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में। एंड आपका स्वागत है हमारे सैटरडे एनिमे रिव्यू में, जहां हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है अ गैदरर्स एडवेंचर। यार एपिसोड में जो हमारा ताकिरो रहता है एंड बी रहता है वो हमारे क्रैब मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे ब्रोलाइट हमारी एल्फ गर्ल है एंड हमारा क्लेस्टोन ड्रैगन बीस्टमैन है उसको पीछे रहने के लिए बोलते हैं एंड खुद फाइट करता है। अपना अच्छा खासा फाइट करके हमारे उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है ताकि वो बाद में उसको काट के अच्छे से खा सकें। यहाँ पे जो हमारा वो रहता है क्लेस्टोन थोड़ा गुस्सा हो जाता है बोल के कि कैसे ये इसका बॉडीगार्ड है एंड हमारा ताकिरो है अपने आप फाइट कर रहा है एंड इसको फाइट नहीं करने दिया एंड वगैरह वगैरह चीजें। नेक्स्ट जो हमारे ताकिरो के साथ डॉर्फ वाला गाइड आया रहता है ना, वो ताकिरो को बहुत ज्यादा थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से उन्होंने एक नया और की जो माइंड टाइप में थी वो मिली एंड जो मॉन्स्टर था जो उनको टेरराइज कर रहा था उसको भी हरा दिया करके। नेक्स्ट हमारे किंग के पास जाते हैं, वहाँ बताते हैं कि कैसे ताकिरो ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। जिसके बाद ताकिरो उस मॉन्स्टर को हमारे जो था बाहर निकालता है एंड किंग को दिखाता है एंड जो हमारा किंग विंग रहता है काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है इससे एंड बोलता है कि कैसे इसको कुछ रिवॉर्ड चाहिए तो बताओ। एंड हमारा ताकिरो कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स तो नहीं चाहिए बट जो ये क्रैब है मैं उसको रखना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी किंग को थोड़ा बड़ा पैसे दे देता है एंड हमारा ताकिरो अपने बी के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है कि जो हमारा क्रैब है उसको वो अलग अलग तरीके से फूड बनाएगा उनको एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एफ लड़की रहती है जिसका नाम ब्रोलाइट है, वो अपना जो पैकेजेस जिसको ढूंढने आई थी, ये पैकेजेस वो अपनी सिस्टर के लिए ढूंढ रही थी शायद। तो जब उसको पैकेजेस मिलता है तो ताकिरो एंड हमारा जो क्लेस्टोन है उनको अलविदा करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो उसका अलविदा करके रहता है ना, वो कहते हैं कि कैसे कि अपने गले को साफ रखना ताकि मैं अगले बार आऊँ। नेक्स्ट जो हमारे ताकिरो एंड क्लेस्टोन होते हैं वो अपने गिल्ड में जाते हैं वापस एंड वहाँ जो हमारी ये रैबिट लड़की रहती है वो बोलती है कि कैसे कि आप दोनों ने टीम बना ली है एंड हमारा जो क्लेस्टोन रहता है वो कहता है कि हाँ, जिसमें वो बाद में ताकिरो को बताते हैं कि कैसे बेटर होगा कि हम दोनों एक टीम बना लें। मैं वैसे भी एक ड्रिफ्टर टाइप में हूँ एंड अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जो एसेंट्रिक टेंडेंसी है मैं उस पर आंख रख सकता हूँ करके। नेक्स्ट हमारे ताकिरो एंड जो हमारे क्लेस्टोन है अपने जो ग्रुप का नाम है वो रखते हैं अजूर ब्लैक ब्रिगेड। उसके बाद जो हमारा ताकिरो जो मिनरल लाया रहता है हमारे डॉर्फ किंगडम से, वो हमारे इस डॉर्फ को देता है जो उसके लिए शॉर्ट बनाने वाला है। एंड ये देख के कि ये जो क्रिस्टल इसने हाथ में पकड़ा है वो वन ऑफ द प्योरेस्ट क्रिस्टल हो है इसकी जिंदगी में जो इसने देखा है एंड इसकी वजह से रोने लग जाता है और उसकी जो असिस्टेंट है वो भी रोने लग जाती है। काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे ताकिरो ने उनको ये इतना प्योरेस्ट मटेरियल दिया करके। एंड ताकिरो भी हमारा खुश हो जाता है एंड बोलता है कि कैसे जो मेरा नाइफ वाइफ है वो अच्छा बनाना करके। एंड अब हमारा आधा महीना हो चुका है जब जो हमारा क्लेस्टोन एंड ताकिरो है उन्होंने टीम फॉर्म कर दिया हमारा अजूर ब्लैक करके कुछ जो है। एंड तभी इनको एक मैसेज आता है हमारे लॉर्ड का, जिस टाउन में है उस लॉर्ड का, कि कैसे ताकिरो को अपने घर में बुलाना चाहता है। जिसके बाद ये एंड क्लेस्टोन उसकी जो इनविटेशन होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इनके लिए एक वो आ जाता है कैरेज टाइप का जिसमें बैठते हैं। कैरेज जो बहुत ज़्यादा शानदार रहता है एंड बहुत ज़्यादा लोगों की आंखें ना अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिसके बाद ये थोड़ा बहुत लॉर्ड के बारे में बताते हैं कि लॉर्ड हमारा अच्छा इंसान है एंड बाकी जो नोबल्स हैं उनकी तरह नहीं है वगैरह वगैरह करके। एंड जब हमारे ताकिरो उनके वहाँ जाता है कैसल में, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि जो उनका घर होता है हमारे लॉर्ड का वो इतना खतरनाक होता है, इतना आलिशान होता है कि मतलब उसके शब्द नहीं रहते बोलने के लिए। लेकिन फिर जैसे ही अंदर जाता है हमारे वो आ जाती है एक लड़की जो डिमांड करती है कि बी को उसको दे दिया जाए, लेकिन हमारा ताकिरो मना करता है और उसको बोलता है क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं। जिसके बाद वो बताती है कैसे एक बर्नाल्ड नाम का एक आदमी है जिसने इसको बोला कि एक नोबल को प्राइडफुल होना चाहिए वगैरह वगैरह एंड अगर कोई चीज चाहिए तो उनको मांग लेना चाहिए वगैरह वगैरह। जिसके बाद ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि हमारा जो लॉर्ड होता है इस लड़की का फादर वो वहाँ पे आ जाता है। फिर उसके साथ बात चलती है कि कैसे जो हमारा लॉर्ड है उसकी वाइफ ना बहुत ज्यादा बीमार है एंड उसके साथ साथ जो हमारी ये बेटी है वो इसलिए बी को चाहती थी ताकि वो बी को अपनी मदर के साथ रख सके एंड जो उसकी मदर का पेन है उसको थोड़ा बहुत ईज कर सकते हैं। ये सुन के जो हमारा क्लेस्टोन है एंड बी है वो रोने लग जाते हैं। इसके बाद हमारा ताकिरो बोलता है कि ठीक है एक बार जो हमारी लेडी है उसको देख लेता हूँ। जिसके बाद इसको उसके वहाँ ले जाया जाता है कमरे में जहाँ जी हमारी लेडी रहती है। उसकी हालत देखती है कैसे उसके ठीक से नहीं देख रही है वगैरह वगैरह एंड ये फिर उसको स्कैन करता है, देखता है कि उसमें बहुत ज्यादा परेशानी है, जैसे उसका लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया वगैरह वगैरह। एंड इसके बाद हमारा लॉर्ड दोबारा ताकिरो को बोलता है कि क्या आप इसको सही कर सकते हो एंड हमारा ताकिरो बोलता है कि आई विल डू व्हाट आई कैन। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे हमारा स्टार ब्राइटन एंड द सन। तो ये एपिसोड में हमारे जो तीनों फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पे रामेन खा रहे होते हैं एंड एक दूसरे से मोबाइल में चैट कर रहे होते हैं एंड वो चैटिंग हमारी कामिशिरो के बारे में रहती है कैसे उसने उसको फ्रेंड बनाने एंड वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारी जो कामिशिरो रहता है वो अपनी फुटबॉल टीम के साथ वहाँ पे आ जाता है एंड जब वो वहाँ पहुँचती है तो हमारी जो इबाता रहती है वो गलती से उसका खाना दूसरे उसमें चला जाता है विंड पाइप में टाइप में एंड फिर हमारा उसका कामिशिरो को मैसेज आता है कि क्या वो सही है एंड वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद जो रामेन प्लेस में होता है ना वो उसको गलती से एक एक्स्ट्रा प्लेट और नूडल्स दे देते हैं जो कि ये मना नहीं कर पाती है एंड बोलती है कि ठीक है मैं खा लूंगी। एंड जो हमारी फुटबॉल वाले टीम के लड़के रहते हैं वो इन लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे ये इतना ज़्यादा खा रही है वगैरह वगैरह, जिसमें बोलते हैं कि कैसे सारे के सारे लड़के जो हमारी फुटबॉल टीम में हैं वो प्ले बॉय टाइप में है। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत कामिशिरो एंड जो इवाता है उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि कैसे कामिशिरो इसको बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट कहता है एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे जो हमारी यूई रहती है वो थोड़ा बहुत गुस्सा करती है
कामिशिरो पे कि कैसे ये हमारा जो इवाता है उसको सिर्फ फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है एंड इवाता जो है वो उस पर गिव अप नहीं कर पा रही है एंड कहती है कि मैं कैसे गिव अप करने की कोशिश करूँगी। एंड फिर यूई बोलती है कि कैसे कामिशिरो पे गिव अप करने के बाद जो हमारे इजावा है इससे वो डेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो खुद उससे डेट नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसके पसंद का लड़का नहीं है करके। एंड फिर जो हमारी मियो रहती है, हमारी ग्रीन हैंड वाली लड़की, वो हमारी इवाता को कहती है कि कैसे जब इवाता हमारी मियो के लिए रस्सी लेके आई ताकि वो उसके साथ जो है जंप रोप की प्रैक्टिस कर सकें, वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था हमारी मियो के लिए, इसलिए वो चाहती है कि वो जो हमारी इवाता है उसके लिए खड़ी रहे एंड जब उसको मदद चाहिए हो तो उसके लिए वहाँ पे हेल्प कर सकें। एंड हमारी यूई भी यहाँ पे बीच में आती है, बोलती है कि कैसे मैं भी ये करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट होता है हमारी इवाता का स्कूल स्किप कर दिया है क्योंकि इसने, मैंने बताया था नूडल वाला सीन, वो ज़्यादा खा दिया था एंड इसकी वजह से थोड़ी बीमार टाइप में पड़ गई है। एंड फिर थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बातें कर रही है, लेकिन फिर उसकी मदर बुलाती है कैसे क्लासमेट आ गया है इससे मिलने। एंड जब ये जाते तो देखते हैं हमारा कामिशिरो यहाँ पे आ चुके हैं एंड ये अपने घर के कपड़ों में है, जो कि ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। ये नहीं चाहती थी कि कामिशिरो उसको ऐसे हालात में देखें। फिर कामिशिरो उसको अपनी नोटबुक देता है, बोलता है कि बहुत सारा काम है एंड वगैरह वगैरह, एंड कि कैसे वो ठीक है या नहीं है। एंड ये भी बताता है कि कैसे जो टीचर है उसने बताया कि हमारी जो इवाता है वो उसने ओवर ईट कर लिया है एंड इसलिए वजह से वो नहीं आ पाई है, जिसको सुन के वो और ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। जब कॉपी लेके अंदर गई होती है ना, तो ये पढ़ती है, उसमें हमारा एक मैसेज रहता है हमारे कामिशिरो के द्वारा कि क्या हमारी जो इवाता है वो किसी से प्यार करती है एंड उस पर गिव अप करना चाहती हैं, जिसको ये पढ़ के चौंक जाती हैं। एंड देखती है कि जब ये रॉमेन प्लेस में खाते समय बात कर रहे थे, इसने गलती से एक वैसा मैसेज लव पे गिव अप करने वाला हमारे कामिशिरो को भेज दिया, जिसकी वजह से उसने ये लिखा है। एंड ये सोच नहीं पाती कि मैं क्या रिप्लाई दूं एंड वगैरह वगैरह। दूसरे दिन हमारे जो क्लासमेट्स रहते हैं, हमारी लड़कियां एंड ये जो हमारा लड़का रहता है टॉपर, वो इससे बोलता है कि कैसे इसने ओवर ईट कर लिया था एंड क्या ये ठीक है एंड वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे ही बात एक फ्लैशबैक दिखती है जिसमें वो एक बार जो हमारा कामिशिरो है उसके घर गई थी एंड उसके लिए ड्रिंक्स ले गई थी। एंड ये इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा कामिशिरो आज उसके ना एंकल में लग गई थी प्रैक्टिस करते हुए, तो इस बार हमारी जो इवाता है वो कामिशिरो के घर जा रही है। सबसे पहले जो हमारा कामिशिरो रहता है वो ये चेक करता है कि इवाता का रिप्लाई क्या था एंड वो हाँ लिखती है। एंड उसके बाद इवाता जाने वाली होती है, लेकिन हमारा कामिशिरो रोक देता है उसको एंड फिर हमारी इवाता उसको सपोर्ट करती है। एंड यहाँ पे हमारा कामिशिरो उससे पूछता है कि क्या वो लड़के को पता है कि उससे प्यार करती है, मना कर देती है। नहीं, बोलता है कि कैसे उसको बता देना चाहिए, अगर ऑकवर्ड भी होगा तो वो लड़का इतना प्यार करने लायक नहीं है वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जब हमारी इवाता पूछती है कि वो इतना केयर क्यों करता है, तो वो बोलता है कि मैं उसको हमेशा से देख रहा हूँ, जब से छोटी क्लास में हो तब से देख रहा हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हो, लोगों की मदद करती हो, मेरे क्लासमेट्स होते तब मदद करती हो, इतना ज़्यादा काम करते हैं वगैरह वगैरह। एंड ये मैं देखता रहता था। इससे पहले हमारी इवाता कुछ बोले, एक पर्सन पीछे आ जाता है जो कि हमारे कामिशिरो की मदर रहती है, जिसके बाद मदर जो इवाता रहती है उसको पहचान लेती है, बोलती है कितनी बड़ी हो गई वगैरह वगैरह। फिर कामिशिरो मदर को अंदर भेजता है एंड जो हमारी इवाता बोलती है कि कैसे मैं अब जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, एंड कैसे जो हमारा कामिशिरो बहुत ज़्यादा लाइट है। एंड वो भी जाते जाते बोलता है कि कैसे जो इवाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, अगर उसके पैर में नहीं लगी रहती तो। जाते जाते इवाता बोलती है कि कैसे मुझे पता है वो कामिशिरो पे काउंट कर सकती है, जिसको एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी स्माइल देके खुद भी स्माइल करता है। एंड यहाँ पे जो हमारी इवाता रहती है वो फाइनली डिसाइड कर देती है कि वो जो कामिशिरो है ना उसको कन्फेस करने वाली है। एंड ये चीज़ हमारे अपने दोस्तों को बताती है, मियो एंड यूई को। नेक्स्ट होता है जब ये प्रैक्टिस कर रही होती है एंड इसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है, तो एक फुटबॉल आता है जिसको बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्सिवली रोक लेते हैं एंड फिर जो बॉल रहता है उसको दूसरी तरफ फेंकती है कामिशिरो में। एंड ये बोलती कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि जिसमें ये थोड़ी पावरफुल दिखे एंड फीमेनली ना दिखे करके चीज़। नेक्स्ट हमारा एग्जाम टेस्ट होता है जिसमें हमारे जो इवाता है उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन जो हमारा कामिशिरो है उसके उतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं। एंड फिर जो हमारा स्कूल है उसमें एक इंग्लिश करके कुछ फेस्टिवल है जिसमें इनको एक इंग्लिश में प्ले करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले जो हमारा प्ले रहता है उसके बारे में डिसाइड करते हैं, जो कि हमारा जो म्यू रहता है उसका सजेशन रहता है एंड उसी को करने की सोचते हैं। उसके बाद जो हमारे रोल्स होते हैं वो टाइप के असाइन किए जाते हैं, जिसमें जो हमारे प्रॉम्प्टर्स रहते हैं जो पीछे से आपको स्टेज से बताते हैं आपका कौन सा डायलॉग है वगैरह वगैरह चीज़, वो हमारे जो इवाता है एंड जो हमारे उसके बगल में योता है वो करने वाले हैं। एंड योता को एक बुक दी जाती है, उसको इसने 30 मिनट के अंदर समराइज करना है। एंड दूसरे दिन जब ये करके आ जाते हैं तो ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं स्कूल में, जिसमें जब हमारे कामिशिरो की बारी आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता। एंड जो हमारी इवाशा रहती है उसका हमारा जो योता रहता है उसके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स आते हैं कि कैसे इसने जो ये नोटबुक है उसको प्लास्टिक में कवर कर रखा है एंड इसको अम्ब्रेला की तरफ यूज़ करा जा सकता है एंड वगैरह वगैरह। अगला सीन होता है जिसमें जो हमारा कामिशिरो है वो अपनी नोटबुक भूल जाता है एंड जो हमारी यूई रहती है वो हमारी इवाता को बोलती है कि कैसे उसको नोटबुक हमारे कामिशिरो को देनी चाहिए, जो कि जब वो देने जाती हैं तो कुछ लड़कियां जो होती हैं वो हमारे कामिशिरो के बारे में बात कर रही होती है कि कैसे वो दिखने में हॉट है एंड वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी इंग्लिश है जो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हॉट है वो उसकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है फिर भी चल सकता है करके। जिसमें जो हमारा कामिशिरो बोलता है कि कैसे मैं मेहनत करके अपने जो लाइन से अच्छे से याद करूँ। एंड हमारी जो इवाता रहती है वो बोलती है कि मैं अपना प्रॉम्प्टर की ड्यूटी अच्छे से करूँगी एंड अगर तुम लाइन भूल भी जाओगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसमें वो बोलता है कि मैं तुम पर रिलाई नहीं करना चाहता एंड इवाता बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम रिलाई करो,
चैनल पे, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। एंड ये जब हो रहा होता है, हमारा जो कामेश्वर रहता है वो उसको बोलता है कि कैसे तुम संडे को फ्री हो क्लब के बाद, एंड बोलता है कि कैसे हम उस दिन ना 3:30 बजे के आसपास प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जब हमारी इवाता उस दिन खड़ी हो जाती है पार्क में एंड उसका वेट कर रही होती है, हमारा कामेश्वर थोड़ा लेट हो जाता है एंड यहाँ पे बारिश भी पड़ने लग जाती है। एंड जो कि किताब जिस पे हमारा वो प्लास्टिक वाला लगा हुआ है वो उसको अम्ब्रेला की तरह यूज़ करते हैं। फिर कामेश्वर अपना साइकिल में आ जाता है वहाँ पे, अपनी जैकेट जो होता है इसके कंधों में रख देते हैं ताकि इसको बारिश से बचा सकें एंड फिर वहाँ से चलने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे जब जा रहे होते हैं, ऑफकोर्स जो हमारी इवाता रहती है वो बोलती है कि कैसे मुझे पता था मैं इस पर गिव अप नहीं कर सकती एंड जो मेरी फीलिंग्स हैं वो इतनी आसानी से जा नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह बातें। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनीमे हमारा वाइल्ड लास्ट बॉस अपियर। ये वाले एपिसोड में हमारी जो लूफस रहती है वो हमारी जो एडवेंचर्स ग्रुप होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं उनको हरा देते हैं, ठीक है। एंड फाइनली ये जो हमारा टॉप फ्लोर टाइप का रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसमें जो फाइनल टाइप का हमारा गोलम रहता है। ये लूफस कहती है कि मैं इससे फेस ऑफ करूँगी। एंड यहाँ पे एक अच्छा सीन होता है जो कि काफ़ी इमोशनल था कि जब हमारी लूफस ने इस गोलम को हराया, ये इसको फाइनली जो उसके मास्टर है उसकी तरह पहचानने लग गया। एंड मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। उसके बाद जो हमारी लूफस रहती है वो हमारे एडवेंचर्स ग्रुप एंड जो आरिस एंड डियाना है उसको बोलती है कि कैसे अकेले ऊपर जाने वाली है एंड इनको यहीं पे वेट करवाती है। एंड जो हमारे एडवेंचर्स ग्रुप रहती है ना वो बोलते हैं कि कैसे उसको पता चल गया कि लूफस एक ऑर्डिनरी फीमेल नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड कैसे इतने फ्लोर तक पहुंचने में उसने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारी लूफस होती है वो ऊपर डिसेंड करती है एंड जो हमारी लाइब्रेरी रहती है उससे मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो लाइब्रेरी रहती है ना वो उसको बताती है एंड उसको स्कैन भी करती है, लेकिन वो बोलती है कि 99.9% चांसेस हैं कि आप वो हो हमारे लूफस, लेकिन जो 1% चांस है उसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए फिर यहाँ पे फाइट होने लग जाती है इनकी। फिर जब ये फाइट होती है तो हमारी जो लाइब्रेरी रहती है खतरनाक खतरनाक अटैक्स करती है हमारे लूफस में, अपने जो पूरे रोबोटिक्स वाले वो होते हैं फायर आर्म्स वो यूज़ कर देती हैं एंड फिर भी जो हमारे लूफस है उसको हरा नहीं पाती एंड फाइनली में लास्ट में एक खतरनाक सा अटैक मारती हैं, जिसके बाद वो हमारी जो लूफस होती है बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है हमारी लाइब्रेरी पर। उसके बाद भी जो होती है हमारी लाइब्रेरी हार नहीं मानती है, उस पर 1-2 और अटैक करती हैं, जिसके बाद जो हमारी लूफस रहती है फाइनली उस पर एक स्पेल यूज़ करती है ऑल रिपेयर करके, जिसके बाद वो सही हो जाती है एंड फाइनली जो हमारा लूफस रहता है उसको भी रिकॉग्नाइज कर देती है। एंड इसके बाद जो थोड़ी बेहोश टाइप में जाती है, बोलती है कि कैसे मैं अपना जो सिस्टम है ऑफ कर रही हूँ। उसके बाद लूफस नीचे जानती है, हमारे डियाना होती है बताती है कैसे सिस्टम अपने माइंड कंट्रोल वाली चीज हमारे जो एडवेंचर्स ग्रुप है उस पर यूज कर दिया है एंड इनको लगेगा कि इन्होंने जो हमारा टॉप फ्लोर है उसको क्लियर कराया करके। ये चीज़ देख के हमारे लूफस को पता चलता है जो हमारी डियाना है वो कितनी खतरनाक वूमन है करके। जिसके बाद जो हमारे तीनों होते हैं वो लूफस के ट्रेजर स्टोर रूम होता है वहाँ जाते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स रहते हैं उनको लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फनी सीन होता है कि जैसे हमारा लूफस है ना उसको सोने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो कुछ भी उठा दे रही थी बार बार एंड हमारी जो डीना है नारी से उनको उसको बार बार रोकना पड़ा था उन चीज़ों को उठाने से एंड फिर बोलते हैं कि कैसे एक सामने बैठ जाओ। इसके बाद जब ये ट्रेजर ले लेते हैं अपना तो जो गोलम्स होते हैं उसको टेलीपोर्ट्स कर देते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमारे जो लूफस है उसका कैसल है एंड उसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाते हैं एंड फिर जो हमारे एडवेंचर्स ग्रुप रहता है वो भी होश में आ जाते हैं, बोलते हैं कि कैसे उन्होंने जो लास्ट फ्लोर है उसको क्लियर कर दिया एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद जो लूफस रहता है हमारी लाइब्रेरी को दोबारा से रीस्टार्ट करता है एंड फिर हमारी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होती है। लेकिन जब लाइब्रेरी को हमारी डीना के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बोलती है कि कैसे मेरे पे कोई मेमोरी नहीं है डीना की एंड कैसे कि इसकी जो प्रेजेंस थी वो इतनी छोटी थी कि जो हमारी रोबोट वाली है उसने भी इसको रजिस्टर नहीं करा एंड थोड़ा बहुत इसका रोना धोना होता है यहाँ पे सीन। एंड फिर जब ये रोना धोना हो जाता है नेक्स्ट होता है कि जो हमारे अगले जो 12 हेवनली स्टार्स हैं उसमें से किसी और को ढूंढना है जो कि वहाँ रहती है जहाँ हमारा लूफस का होम टाउन है एंड वहाँ के उसने जो बहुत सारे विंग्ड करके मॉन्स्टर्स हैं या कुछ हो रहे होंगे एनिमल्स टाइप के उनको भगा दिया है, जिसमें हमारी लूफस बोलते हैं कि फाइनली मुझे लगा था कोई नॉर्मल पर्सन मिल गया है लेकिन वो भी अब नॉर्मल ही निकली। एंड इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखें हमारा आकिरा जो मेग्स बात होता है वहाँ जाता है एंड जो यहाँ पे एक लड़का है लड़की होते हैं उनसे मिलता है एंड ये दोनों बोलते हैं कि कैसे जो आकिरा है वो हमारे डेट पे जाने वाला है हमारी योगरे के साथ। उसके बाद जो हमारी योगरे रहती है ना वो आमुरु से परमिशन लेती है जब उसको बताती है कि कैसे वो चाहती है कि एक दिन जो उनका डेट है उसमें ये एंड आकिरा ही जाए एंड हमारी ओमुरो है वो हमारे साथ ना रहे, जो कि बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है हाँ बोलने में, लेकिन बाद में हाँ बोली देती है। नेक्स्ट दिन क्या होता है कि हमारे जो ये होते हैं ब्लू हेड वाला ये हमारी आमुरो है एंड जो एक और लड़की आ रही है पीछे से, ये लड़की ये हमारे आमुरो को एक स्पेशल जगह में ले जा रहे हैं जहाँ से वो एक अच्छा सा सिनेरियो देख सकें एंड उसको ड्राइंग कर सकें। एंड फिर जो हमारी ब्लू हेड वाली लड़की है हमारी योगरे को जो है उसको अच्छे से युकाटा टाइप में कपड़े पहना के ड्रेसअप करके लाती है, जिसको देख के हमारा जो आकिरा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही है वो। एंड हमारी ब्लू हेड लड़की उसको पैर में मार के बोलती है किसने इसको ब्यूटीफुल क्यों नहीं बोला एंड ये भी बोलती है कि कैसे जो उन्होंने डेट प्लान बना रखा है उसको मिसअप मत करना। नेक्स्ट जो हमारे आमुरो वाला ग्रुप है उसमें ये जो ऑरेंज हेड वाली लड़की है वो बताती है कि कैसे जो हमारा हॉट स्प्रिंग इन है वो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं ओवल, क्योंकि ओवल जो है उनको एक माइंड टाइप की मिल गई है जिससे वो कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड इसलिए
इसने जो ओवल को जो छोड़ने वाला प्रॉमिस करा था हमारी उस ब्लू हेड वाली लड़की से, उसको नहीं करा, क्योंकि ये मैनेजर है उस प्रोजेक्ट की एंड ये डिले कर रही है, उसको एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है डिले करके एंड वगैरह वगैरह चीजें। नेक्स्ट होता है हमारा आकिरा एंड यूगरे जो होते हैं अपने डेट पे रहते हैं एंड आकिरा जो होता है वो अपने डेट के प्लान के हिसाब से फूड स्टॉल में ले जाते हैं एंड इधर उधर घुमाने में ले जाते हैं। एंड जो हमारी आमरू रहती है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत सैड फील कर रही होती है, एनवियस फील कर रही होती है एंड जेलस फील कर रही होती है। उसी के साथ साथ जो हमारे आकिरा एंड यूगरे हैं वो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करा जा रहे हैं। जैसे इसका बीच में हमारा पैर का वो टूट गया था, लेकिन आकिरा जो होता है उसको सही कर देता है। एंड हमारी जो यूगरे रहती है वो इतनी अच्छी स्माइल देती है कि जो हमारा आकिरा है वो बिना सोचे समझे उसको प्रीटी बोल देता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी अमरू बोलती है कि कैसे मैं उनका पार्ट बनना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड ये जो लड़का है हमारा वो बताता है हमारी अमरू को कैसे जो लव है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थिंग है एंड इसलिए जो उसको फील होता है उनके साथ रहने वाली चीज़ वो उसको करें एंड उससे डरे ना। एंड ये जो हमारी ऑरेंज वाली लड़की रहती है उसको बताते हैं कि कैसे इसको डरने की जगह हमारी जो उसकी एलसी वाली गर्लफ्रेंड है ब्लू हेड वाली, उसको बता देना चाहिए कि उसका जो इन है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है करके। नेक्स्ट हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो तोआ है वो अपनी एआई जो कि हमारी अभी युगरी है उससे बात कर रही है कि कैसे जो रोबोट्स उनके अंदर फीलिंग्स आ सकती हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट जो डेटिंग स्पॉट होता है वो यहाँ पे होता है जो कि क्रिएटर टाइप का है, जो कि हमारी युगरे बताती है कि ये वाली लड़की ने कर रखा है। एंड फिर यहाँ पे अकीरा से बोलती है कि कैसे अकीरा को क्या डर नहीं लगता कि मैं योगरे एक वेपन ऑफ वॉर हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन जो अकीरा कहता है सबसे पहले जब तुम्हारा वॉर हुआ था मैं था नहीं एंड मैं अनकॉन्शियस था, इसलिए मुझे वो सब ड्रीम टाइप का लगता है, ये फिक्शन टाइप का लगता है। एंड उसके बाद बात रही डरने की, तो तुमने मुझे बहुत बार बचाया है इसलिए मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, जैसे तुम अभी हो ना मैं उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह। जिसको सुन के हमारी जो योगरे रहती है उसको एक अजीब सी फीलिंग एक्सपीरियंस होती है जिसको वो लव के अलावा और कुछ डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। एंड फिर अकीरा से रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम एक फ़ोटो ले लें, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो फ़ोटो लिखते वक्त ही कर सकते हो अभी। एंड उसमें थोड़ा बहुत शर्मा जाते हैं, तब तक हमारी फ़ोटो खींच जाती हैं। एंड काफ़ी अच्छी फोटो रहती है जिसमें एक जेनुअल सी स्माइल देती है ना, थोड़ा सा चौक रखा है एंड वैरिश टाइप का हो रखा है। नेक्स्ट जब ये सब वापस घर जाते हैं हमारी ये रेड हेयर वाली हमारे ब्लू हेयर वाली जो उसकी एलसी है उसको सब जो ओएल वाली चीज़ रहती है उसको बता दी कि कैसे उसके इन जो है वो खतरे में है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन ये बोलती है कि कैसे जो हम ये ओएल वाली चीज़ है उसमें साथ में नेगेटिवेट करेंगे एंड कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे जो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स होता नहीं है क्योंकि वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड जो ये ब्लू हेड वाला लड़का रहता है वो बोलता है कि कैसे तुम जो जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ एंड द मोर द मैरियर वाली बात। उसके बाद ट्रैवलिंग करते हैं एंड ये अकीरा की जो वॉच रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है एंड फाइनली जब पूछता है तो अकीरा उसको दे देता अपनी वॉच। एंड जब पूछता है अकीरा कि कुछ मिला उसको तो बोलता है कि नहीं, एंड लेकिन थोड़ी देर बाद ही बोलता है कि कैसे उसको कुछ इंटरेस्टिंग मिला। फिर जो नेक्स्ट सिटी में गए होते हैं वहाँ की एक लाइब्रेरी में जाते हैं एंड वहाँ देखते हैं जिनके ऊपर इनको बुक्स चाहिए थे वहाँ पे है ही नहीं। एंड जो हमारा ब्लू हेड वाला लड़का ना ये उसके बाद थोड़ी बहुत जो हमारे रिसेप्शनिस्ट टाइप की जो रहती है ना लाइब्रेरियन टाइप की उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है एंड फिर उससे पूछता है कि क्या जो हमारी बुक्स चाहिए वो मिल सकती हैं, लेकिन अब बोलती है कि मुझे भी नहीं पता। एंड जब ये वहाँ से जा रहे होते तो इनको पता चलता है जिस ट्रेन से जाना चाहते हैं वो दूसरे दिन होगी। एंड उसी वक्त जो ब्लू हेड वाला लड़का है ना वो बोलता है कि कैसे मेरे पे एक चाबी है जहाँ जो हमारे रेस्ट्रिक्टेड मटेरियल्स हैं वो होते हैं। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनीमे है हमारा हीरो विदाउट अ क्लास। तो ये एपिसोड में हमारे जो रैनर है उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है हमारी मदर के साथ एंड अब के जो हाउस होल्ड स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हैं बढ़िया। एंड जो हमारा आरएल है वो अपना घर छोड़ के निकल गया है मैजिक सिटी के लिए। एंड जब पूछते हैं कि वो किस पे गया है तो उसका फादर वहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट हमारा ये आरएल अपनी कैरेज में मैजिक सिटी की तरफ जा रहा है जहाँ पे ये तीन जो कैरेक्टर्स होते हैं ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि हमारी जो मैजिक सिटी है उधर को ही जा रहे हैं। एंड बीच में क्या होता है हमारा एक मॉन्स्टर टाइप का आ जाता है जिससे ये जो बच्चे रहते हैं ना फाइट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फाइट नहीं कर पाते, इसलिए हमारे आरएल को बीच में आना पड़ता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में हराना पड़ता है, एक खतरनाक सा स्पेल यूज करके हराना है। एंड उसके बाद जो हमारा लाड हेयर वाला छोटा लड़का है ना वो बोलता है कि कैसे आरएल आप मेरे मास्टर वाद से एंड मैं आपका डिसेबल करके, जिसमें बोलता है कि एक मास्टर टाइप का है जो अपनी क्लास छुपा रहा है एंड वगैरह वगैरह सीक्रेट आइडेंटिटी करके। एंड फिर उसके बाद कुछ भी वो पूछना होता है ना तो उसके आसपास ही घूम रहा होता है एक पप्पी की तरह, जिसको देख के जो हमारी लड़कियां रहती है ना वो थोड़ा बहुत बोलते हैं कि आरएल ने इस पे एक मैजिक टाइप का कर दिया है जिसकी वजह से ऐसे कर रहा है एंड थोड़ा बहुत क्रीप्ड आउट हो जाते हैं और अपना डिस्टेंस बनाए रखते हैं आरएल से। नेक्स्ट होता है हमारे एग्जाम का जिसमें जो रेड हेड बोलता है कि कैसे जो आरएल है वो सबसे पहले मेरे साथ जाएगा क्योंकि वो फायर मैजिक यूज करता है एंड जो ये दोनों हैं वो अलग अलग जाने वाले हैं। थोड़ा बहुत और बताते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूट जो है वो डिवाइडेड है हमारे मैजिक के उसमें। जिसके बाद जो हमारा एरर रहता है सबसे पहले जो हमारा फायर वाला है वहाँ जाता है एंड यहाँ पे उसको लगाता है इसके क्लासलेस की वजह से उसको अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है एंड वो अंदर चल जाता है। जिसके बाद जो उसका फायर मैजिक वाला टेस्ट रहता है उसमें
जिसमें वो इतना खतरनाक स्पेल यूज़ करता है कि जो हमारा आर्मर टाइप का रहता है, जो नॉर्मल मीन से गल भी नहीं सकता, उसको गला देता है। एंड उसी की थोड़ी देर बाद वो हमारे दूसरे जो मेडिकल टेस्ट रहते हैं वहाँ पे भी चल जाता है। जितने भी टाइप के हमारे मैजिक रहते हैं वहाँ सब जाता है, जैसे हमारा फायर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, हमारा लाइट हो गया, डार्क हो गया। एंड सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो काफ़ी खतरनाक तरीके से पास कर देता है। यहाँ पे एक ग्रीन हेयर वाली जो लड़की है ना, इसको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है कि कैसे जो ये लड़की है वो स्केर्ड है, नर्वस है, उसको होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जा रही है वहाँ पे जीतने के लिए। एंड अगर ये फेल भी हो जाएगी तो ये मरेगी नहीं, इसलिए ये दोबारा ट्राई कर सकते हैं एंड वगैरह वगैरह, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है एंड जो अपना एग्जाम है वो अच्छे तरीके से दे देती है। फिर हमारा आरएल अपने जो जर्नी रहता है मैजिक एग्जाम की वो कंटिन्यू करता है। एंड लास्ट में जब हमारे ब्लैक मैजिक वाले एग्जाम में पहुंचते हैं तो वहाँ एग्जाम हो ही नहीं रहा होता है एंड उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वर्की होते हैं कि जैसे लड़की है ना, इसने कैमरा टाइप का बना रखा है एंड एक लड़की होती है हमारी दूसरी जो कि हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं बस। उसके बाद आरएल जो हमारे 3 बच्चे होते हैं उनसे मिलते हैं एंड वो जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसे जो आरएल है उसने रेड एग्जाम लिया है, वाटर एग्जाम लिया है, विंड एग्जाम लिया है एंड वगैरह वगैरह, जिसमें हम बोलते हैं कि मैंने जो 6 के 6 हमारे जो मैजिक एग्जाम्स हैं वो लिए हैं एंड मैं सब में पास हो चुका हूँ एंड सब में मैं पढ़ने वाला हूँ वगैरह वगैरह। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनीमे है हमारा ऑकवर्ड सेंपाई। तो ये वाले एपिसोड में जो हमारी सेंपाई होती है दोबारा जो उसका जूनियर है उसको खाना बुलाने के लिए बुलाना चाह रही होती है एंड तब ये देखती है कि जो हमारा जूनियर है वो एक लड़की के साथ जिसका नाम मियो है उसके साथ बातचीत कर रहा है एंड वो बातचीत कर रही होती है कि कैसे एक फायरवर्क फेस्टिवल होने वाला है, हम दोनों वहाँ चलते हैं। एंड थोड़ी देर बाद ही जो हमारे दूसरे कोवर्कर्स रहते हैं ना वो वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हम भी आपके साथ जो फायरवर्क फेस्टिवल है उसमें आ सकते हैं, जिसमें थोड़ी देर सोचते हैं एंड बोलते हैं कि चलो ठीक है चल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम क्लोज आ सकते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन हमारी सेंपाई को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारा जूनियर है एंड मियो है वो साथ में जाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, इसलिए वो जाती हैं एंड बोलती है कि कैसे मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। जिसके बाद जो 2 कोवर्कर्स रहते हैं ना जो इनके साथ आने वाले थे वो बोलते हैं कि चलो हमारे बिजी हैं एंड हम नहीं आ पाएंगे। एंड उसके बाद हमारी सेंपाई भी बोलती है कि कैसे मैंने ये सब इसीलिए करा ताकि मैं उनको भगा सकूं। लेकिन हमारे जो मियो एंड जूनियर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या आप हमारे साथ आना चाहते हो सेंपाई, जिसमें वो थोड़ी बहुत शॉक टाइप में हो जाती हैं। फिर हमारे जो मियो रहते हैं उसका इंट्रोडक्शन होता है एंड जो हमारे मतलब पूरे कैरेक्टर्स रहते हैं यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन किया जाता है एक साथ। एंड जो हमारी मियो रहती है फिर बताती है कैसे उसको टिकट्स मिले थे हमारे फायरवर्क फेस्टिवल के लिए, जिसमें मियो का ये आइडिया था कि जो भी न्यू हायर्स है ना वो सारे के सारे चलते हैं। तो हमारे जो सेंपाई है वो बोलती है कि कैसे अच्छा नहीं लगेगा न्यू हायर्स के आने के साथ एंड मना करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो हमारी मियो कहती है कि कैसे उसको हमेशा से जो हमारी सेंपाई है उससे बात करनी थी, जिसके बाद वो उसको जबरदस्ती टाइप में बुला ही लेती हैं एंड ठीक है हमारी सेंपाई एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। जिसके बाद जो हमारी सेंपाई रहती है वो बोलती है कि जब फायरवर्क्स में जा रहे हैं तो हमें एक युकाता पहन के ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद अपनी मदर को कॉल करती है एंड बोलती है कि मेरे पे जो युकाता था उसकी पिक्चर भेजना जो पिक्चर देखती है तो बोलती है कि नहीं मेरे को नया ही लेना पड़ेगा। फिर वो हमारे वहाँ जाती है हमारी युकाता स्टोर में, वहाँ पे युकाता चूज़ करने की कोशिश करती हैं एंड यहाँ पे हमारी हेल्प करने आई रहती है यहाँ पे लड़की, लेकिन उसको भगा देती हैं एंड फिर ज़बरदस्ती एक जो युकाता रहता है उसको चूज़ कर लेती हैं। उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करती है युकाता घर में पहनने की, लेकिन वो पहन नहीं पाती, इसलिए जो हमारी मियो रहती है ना वो उसके पास जाती हैं एंड बोलती है कि कैसे मैं युकाता ले लिया है फायरवर्क्स के लिए एंड मैं उसको पहनना चाहती थी लेकिन मेरे को आता नहीं है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। लेकिन मियो बोलती है मैं तो कैजुअल क्लोथ्स में आने वाली थी, लेकिन अगर सेंपाई युकाता ले लिया है तो मैं भी युकाता में ही आऊँगी। एंड मियो ये भी बताती है कि आजकल जो स्टोर्स होते हैं वो आपको पहना भी देते हैं या फिर जो यूट्यूब में वीडियोस हैं उससे भी आप ड्रेसअप हो सकते हो। एंड फिर इसको कागयामा मिलता है जिसको ये बताती है कि कैसे जो हमारी सेंपाई है वो युकाता में आने वाली है उसको देखने के लिए तैयार रहना करके। फिर हमारे फेस्टिवल के दिन जो हमारे सारे वो रहते हैं न्यू कमर्स वहाँ पे आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद हमारी सेंपाई भी आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा हो येलो ऊपर येलो नीचे करके। एंड फिर जो हमारे न्यू कमर्स रहते हैं उनके साथ इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड फिर ये निकल पड़ते हैं हमारे फायरवर्क्स को देखने के लिए, जिसमें डिसाइड करते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि बड़े ग्रुप में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर जो हमारा सेंपाई वाला ग्रुप रहता है ना, सेंपाई उनको कहते हैं कि ये मेरा पर्स है, जो भी चाहिए तुम मेरे पैसों से लाओगे क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ एंड तुम मेरी बात मानोगे। उसके बाद उसके पैसों से सामान लाते हैं खाते हैं एंड जब भी खाना खा रहे हो तो हमारी सेंपाई एक गरम सा जो खाना रहता है मुँह में डाल देती है, इसलिए उसका मुँह चलने लग जाता है। तो फिर उसको एक आइसक्रीम वाला भी खाना पड़ता है ताकि उसका मुंह थोड़ा ठंडा हो जाए। एंड उसके बाद में ये गेम खेलते हैं जिसमें जो हमारा जूनियर एंड जो मियो है वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसलिए जो हमारी सेंपाई रहती हैं वो वहाँ से पीछे हट जाती हैं एंड हल्का हल्का जाने लग जाती है बाहर में। एंड जब तक उसको पता चलता है वो खो चुकी होती हैं एंड थोड़ी देर में उसका जो सैंडल होता है वो भी टूट जाता है एंड उसके साथ साथ जो उसका फ़ोन रहता है ना उसकी बैटरी भी डेड हो जाती है। एंड जब वो यहाँ पे सोच रही होती हैं कैसे जो जूनियर है एंड मियो है वो साथ में अच्छे लग रहे हैं एंड वगैरह वगैरह, तभी हमारी मियो वहाँ पे आ जाती है, उसको ढूंढ लेती हैं। फिर जो कागयामा रहता है या अपना जूनियर जो रहता है उसको वहाँ पे बुलाते हैं। जब वो वहाँ पे आता है तो वो एक DIY टाइप का जो वो रहता है फिक्स रहता है वो उसके सैंडल के साथ करता है ताकि वो दोबारा वॉक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी मियो रहती है वो ये भी बताती है हमारी
सैम्पाई को कैसे जो हमारी कागयामा है वो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं एंड इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं एंड इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं हमारे जो न्यू कमर्स है ना उनको। नेक्स्ट हमारा वहाँ पे जैसे मैंने बताया कागयामा आ गया है एंड DIY फिक्स करता है यहाँ पे। एंड जब ये फायरवर्क्स देखने जा रहे होते हैं ना तो हमारी थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, तो जो हमारी सैम्पाई है वो हमारे कागयामा का हाथ पकड़ लेती है जूनियर का, ताकि वो उनसे दूर ना हो जाए करके। एंड फिर हाथ पकड़ते पकड़ते जाते हैं आगे तक जब तक ये छोड़ती नहीं है। एंड फिर जो हमारे फायरवर्क्स होते हैं उनको देखते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा सीन होता है एंड इसी नोट में हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगला एनिमे हमारा गिफ्ट लेवल 9999। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारी नेमो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है हमारी रिसेप्शन में कि वो जो हमारा डार्क है उसका मास्टर उसका रैंक बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं। जिसमें जो हमारी रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि इसको कोई बड़ा सा फीट करना पड़ेगा जिसके बाद ही इसका जो रैंक है वो एकदम से बढ़ सकता है ऊपर को। नेक्स्ट सीन होता है हमारे घर पे जहाँ पे एक पोस्टर देख रहे होते हैं जिसमें जो एडवेंचर किलर है उसके बारे में पढ़ रहा होता है। एंड कुछ ही देर बाद जो हमारी मियाँ रहती हैं वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होके वहाँ पे आ जाती है, जिसकी जो हालात रहती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में होती है। फिर जो हमारा लाइट है वो उसको हील करता है और उसके बाद जो उसकी मेमोरीज है उसमें देखता है, जिसमें उसको पता चलता है कि जो एडवेंचर्स होते हैं वो हमारे जो मियाँ और का ग्रुप है तो उसको वार्न करते हैं कि कैसे एडवेंचर किलर्स हैं वो सिर्फ ह्यूमंस को टारगेट कर रहे हैं एंड इनको इस डंजन से बाहर चले जाना चाहिए। जिसके बाद जब इस डंजन से बाहर जा रहे थे तो जो हमारे एडवेंचर किलर्स हैं जो एल्फ वाले हैं वो उनको बीच में रोक लेते हैं एंड जब उनको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एडवेंचर किलर्स के बारे में बात फैल गई है तो जो हमारे एडवेंचर किलर्स हैं वो बोलते हैं कि हमें ठीक से अपना काम करना चाहिए था एंड कि इनको पता नहीं था कितनी जल्दी अफवाह फैल जाएगी एंड जो इनके ह्यूमंस हैं वो रंजे से बाहर भागने लग जाएंगे। एंड इसी के बीच में हमारे जो बच्चे होते हैं ग्रुप उनको पता चल जाता है कि हमारे वही हैं एडवेंचर किलर्स एंड वो इन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी मियाँ होते हैं उसको बोलते हैं कि कैसे भाग जा, लेकिन ऑफकोर्स जो हमारा एल्फ है उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं एंड हमारा जो एल्फ होता है वो ईजिली इनको डिफीट कर देता है। काफ़ी अच्छा एफर्ट दिखाते हैं, इनका जो डिटर्मिनेशन विल होती है जीने का एंड जो मियाँ है उसको बचाने का वो दिखता है हमारे फ्रेम्स मतलब एनिमे में। यानी जो डार्क एल्फ है वो बार बार इसको बोलता है कि कैसे इसको जो हमारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे हैं उनको मारना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक गुस्सा हो जाता है कि कैसे कि ह्यूमंस को देख के इसको चिढ़ होती है एंड इनको मारने का मन करता है करके। एंड इसके जो बाकी 3 मेंबर्स होते हैं मियाँ के उनको मार दिया होता है तो ये मियाँ को पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी जो इसका ब्रदर होता है हमारा मियाँ का वो खड़ा उठता है एंड जो हमारे एल्फ है उसके सामने खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि कैसे मियाँ को मैं बचाऊंगा प्रोटेक्ट करूँगा। एंड तब तक जो मियाँ है वो शायद वहाँ से भाग जाएगी। एंड ऑफकोर्स जब वहाँ से मियाँ भागने लग जाती हैं तो जो हमारा उसका ब्रदर होता है वो हमारे एल्फ पे अटैक करता है। ना बिलीव नहीं करो कि वो एक अटैक उस पर लैंड भी कर देता है, काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। जो हमारा लाइट है ना उसके साथ जो हमारा गोल्ड है उसने जो इसको ट्रिक्स बताई थी वो उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। हमारे एल्फ को इतना खतरनाक पंच मारता है हमारे शील्ड से कि वो अपने पीठ के बल नीचे गिर जाता है एंड इतना शेम उसके चेहरे पे दिखती है आपको, इतना वो डिसबिलीफ उसके चेहरे में दिखता है। इसके बाद इसको इतना गुस्सा आ जाता है उस बच्चे पे कि उसको ऑलमोस्ट किल कर देता है, लेकिन हमारा जो डार्क एल्फ है वो उसको रोक देता है डायरेक्ट मारने से एंड फिर हल्का फुल्का उसको हील भी करता है आगे। एंड जब हमारा एल्फ मियाँ को पकड़ने जाता है कैप्चर करने के लिए तो मियाँ उसको बहुत बुरा भला बोलती है, जिसके बाद उसको भी मारने वाला होता है। लेकिन तब तक जो मियाँ रहती है उसकी प्रेयर जो उसका ब्रेसलेट वाला उसको लाइट ने दिया था उस चीज़ को एक्टिवेट कर देती है एंड हमारी टेलीपोर्ट हो जाती है वहाँ से। एंड जब ये मेमोरीज हमारा लाइट देख लेता है एंड ऑफकोर्स उसका ग्रुप भी, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है थोड़ा टेंस हो जाता है एंड लाइट बोलता है कि कैसे हम जो एडवेंचर्स हैं एल्फ वाले उनको फिनिश करने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमारा जो डार्क एल्फ है उसको पता चलता है कि जो एल्फ ने है वो मियाँ को जाने दिया या मतलब मियाँ टेलीपोर्ट हो गई, तो उसको डर लग जाती है कि कैसे जो मियाँ है वो एडवेंचर्स गिल्ड को बता देगी एंड फिर एडवेंचर गिल्ड्स जो हैं वो जो इनके एल्फ कंट्री उसको बता देंगे एंड वहाँ के जो खतरनाक वॉरियर्स हैं वो उनको किल करने आ जाएंगे। लेकिन फिर बोलता है कि कैसे जो मैं डार्क एल्फ हूँ एंड मैं अपना जो एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन फ्लैश के साथ एंड मॉन्स्टर फ्लैश के साथ है वो कंप्लीट कर दूंगा एंड तो हमारा जो एल्फ हो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं है। एंड ये चीज़ें जब वो कर रहे होते हैं तो हमारा वहाँ पे लाइट आ जाता है। जब वहाँ पे लाइट आता है तो वो सबसे पहले देखता है कि 2 तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं हमारे बच्चे हैं, उनकी आंखें बंद कर देता है एंड जो हमारा मियाँ एंड उसका ब्रदर रहता है उनमें भी जान है। सबसे पहले जो मियाँ का ब्रदर है वो उसको हील करता है लेकिन वो अभी उठता नहीं है। एंड फिर हमारा लाइट कहता है कि कैसे ये बच्चे डट के खड़ा था इस वर्ल्ड के ऑफुल डिस्क्रिमिनेशन में एंड जो ये इनजस्टिस इनके साथ हुआ ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन हमारा एल्फ थोड़ा डरा रहता है तब तक जब तक हमारा जो लाइट है वो बताता नहीं कि इन्होंने एडवेंचर्स गिल्ड को कंप्लेन नहीं करी है। जिसके बाद जो एल्फ है उसको लगता है कि अगर वो लाइट एंड उसके कंपेनियंस को किल कर देगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके इतने खतरनाक ओवर पावर अटैक्स करने के बावजूद भी लाइट को है एक स्क्रैच भी नहीं आता है। हमारा डार्क एल्फ जो होता है इसको जितना भी स्क्रीन टाइम मिल रहा था ना उसमें ही बोल रहा है कि भागना मतलब इट कैन नॉट बी काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, बट क्या होता है इसके बाद जो हमारा ओवर पावर एल्फ होता है उसको हमारा मेन कैरेक्टर लाइट ओवर पावर कर देता है एंड जब इनकी फाइट हो रही होती है तो जो हमारा वो रहता है एल्फ वो बताता है कि कैसे वो मास्टर जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए लोग भेजे थे
उसका ही खून है। खून मतलब बेटा बेटा कुछ होगा। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। अगला एनिमे है हमारा पास द मॉन्स्टर मीट मलेडी। तो इसमें मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से बताऊं, बट ऑल इन ऑल इसमें ये होता है कि जो हमारा ड्यूक एंड मेल्फी होते हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रहे होते हैं। एंड जो हमारा फिश जो ये कह रहा था कि मैं मेल्फी के लिए लाया हुआ हूँ, उसको किल करने जाते हैं हमारे लेक के पास। उसको सबसे पहले लेक से निकालते हैं एंड फिर उसका जो होता है किल टाइप में करते हैं, उसके गर्दन टाइप का काटते हैं। एक मतलब प्रोसीजर टाइप की होती है ना चीज़ों को करने की, वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड थोड़ी बहुत ये बीच बीच में एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, थोड़ा बहुत फ्लर्ट टाइप में करते हैं। एंड फिर जब इसको किल कर देते हैं तो इसका जो खून होता है वो हमारी मेल्फी निकाल देती है। एंड जिसका रेड हेड वाला सीन था उसमें भी बोलते हैं कि कैसे इसको थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है जब इसके हेयर जो होते हैं वो ग्लो करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा जो ड्यूक है वो बोलता है कि कितने आपके जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं वगैरह वगैरह। कहीं पे भी मौका मिलता है इनको फ्लर्ट करने लग जाते हैं ये। फिर हमारा ड्यूक जो होता है वो मछली का सर काट देता है एंड उसको जला भी देता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो हमारा हेड है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको खाया भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन होता है कि हमारे ड्यूक एंड जो हमारी मेल्फी है वो फिश के टुकड़े कर दिए हैं एंड वो यहाँ पे वो बनाती हैं फ्राइड फिश टाइप का बनाती हैं हमारे, जिसमें वो 2 तेल गर्म करती हैं। एक में ज़्यादा गर्म होगा और एक में कम गर्म होगा। जिसमें सबसे पहले कम गर्म होगा उसमें वो पहले तलेगी एंड फिर जो ज़्यादा गर्म करा हुआ तेल है ना उसमें उसको डाल देगी, जिसके बाद वो क्रिस्पी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड यही चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं एंड फिर खाते हैं उसको। वही होता है कि मेरे को तो भूख भी लग गई इसको देखते देखते। तो मतलब अच्छे तरीके से उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जो भी इसको खाते हैं उसके बारे में बताते हैं कितना डिलीशियस है वगैरह वगैरह, जिसको सुन के आपको और ज़्यादा खाने का मन करता है ये सारी चीज़ें। जब इनके मीट बन जाते हैं तो इनके 2 टाइप के फ्लेवर होते हैं, एक होता है डार्क एंड एक होता है हमारा लाइट। एंड जिसको जो पसंद है वो उस हिसाब से उसको खा सकता है। एंड जब हमारा ड्यूक खाना खाने चले जाते हैं तो हमारी जो मेल्फी रहती है वो थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं सफाई करने की वो कर रही होती हैं। एंड बीच में एक वो फिश टाइप का एक और जो इंग्रेडिएंट टाइप का रहता है वो बनाया रहता है उसने, जो वो कहते हैं कि फ्राइंग के लिए नहीं था तो इसलिए उसने कुछ और चीज़ें मिला के बना रखा है। एंड वो हमारी जो नाइट्स रहती है उनको देती है, जो कि कहती है कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जब वो अंदर जाती हैं जहाँ हमारे ड्यूक और बाकी जो नाइट्स हैं वो खाना खा रहे होते हैं, तो फिर मेल्फी जाती है हमारे यहाँ ड्यूक के बदल में बैठ जाती हैं। जहाँ पे जो ड्यूक होता है वो एक पत्ती में रख के हमारे जो उन्होंने बनाया था ना फिश वाला फ्राइंग वाला वो खाता है, जिसको ये भी ट्राई करती हैं। एंड उसके बाद एक नींबू वाला भी आता है कि जिसमें नींबू डालती है एंड उसमें भी खाती है। एंड जब भी ये नई चीज़ ट्राई करते हैं उसको ये बहुत ही वैसे तरीके से बताते हैं कि इससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती चीज़ करके। एंड यहाँ पे इसको ये चीज़ भी पता चलता है कि जो हमारा ड्यूक है उसको सोर चीज़ें नहीं पसंद, सोर मतलब खट्टी टाइप की चीज़ें। फिर दूसरे दिन जो इनकी जर्नी होती है उसको ये कंटिन्यू करते हैं एंड हमारे जो ड्रैगन्स होते हैं उनमें बैठ के वो निकल जाते हैं आगे के लिए। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे है हमारा सेंडा। तो ये वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे जो प्रिंसिपल है उसने हमारा जो ओमी एंड जो फुयोमिया है उसको पकड़ लिया है। एंड फुयोमिया खड़ी हो जाती है, बोलती है कि कैसे ओनो जो है उस पर हाथ मत लगाना है वगैरह वगैरह। इनकी जो एडोलेंस वाली चीज़ है वो क्या इतनी बेकार है कि ये इतने ज़्यादा अगेंस्ट है इसमें। यहाँ पे फिर बोलता है कि कैसे जो ओनो है वो रो रही है, वो इसलिए रो रही है क्योंकि वो एडल्ट हो चुके हैं। एंड अडल्ट जो होते हैं वो जितने ज़्यादा अडल्ट होते हैं, मतलब जो अडल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं एंड आगे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड यही चीज़ जो हमारा सेंडा एंड उसका दोस्त हितोशी होता है वहाँ पे सुन रहे होते हैं। एंड हमारा हितोशी हमारे सेंडा को रोक होता है क्योंकि अभी वो सेंटा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो बोल रहा है कि तू कुछ कर भी नहीं सकता, जाएगा भी तो, इसलिए यहीं पे रुक जा। लेकिन हमारा सेंटा रुकते नहीं है। जैसे जो हमारा हेडमास्टर है फुयोमिया एंड ओनो पे अटैक करने वाला होता है, हमारा सेंटा पीछे से आ जाता है एंड बोलता है कि कैसे मैं हूँ सेंटा। एंड ये बोल के जो हमारा हेडमास्टर है वो पीछे देख रहा होता है, लेकिन तब तक इसकी जो आंखें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। एंड इसकी वजह से जो हमारा सेंडा रहता है उसको देख नहीं पाता। तभी जो हमारा हितोशी रहता है पीछे से, वो जो हमारे बास्केट है रेड शर्ट का उसको हमारे सेंडा के ऊपर गिरा देता है। एंड जब हमारा सेंडा इन कपड़ों के नीचे दबा रहता है ना तो उसको एक ख्याल आता है कि कैसे वो खुद नहीं चाहता कि मैं बड़ा बनूं, इसलिए वो सोचता है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ एंड जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ एंड कि कैसे मैं एक अडल्ट बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सेंटा में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसके क्लोथ्स भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं नॉर्मल से। एंड यहाँ पे जो हमारा हेडमास्टर होता है वो हमारे सेंटा को बोलता है कि फाइट करते हैं, अगर तू जीत गया तो मैं ओनो को दोबारा वो कर दूंगा, स्कूलिंग में अलाउ कर दूंगा। एंड अगर मैं जीता तो तुम्हें जो मेरा सैंटनिक परस्यूट यूनिट है उसको दे दूंगा। जिसके बाद हमारा सेंडा जो होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो एंड तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पैर भी दर्द हो रहे होंगे तो तुम बैठ जाओ। जिसको सुन के जो हमारा हेडमास्टर होता है ना उसको अपना वो दिमाग खो बैठता है, क्योंकि वो कुछ भी सुन लेता है लेकिन ये नहीं सुन सकता कि तुम बूढ़े हो गए हो। एंड फिर उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसने अपनी सर्जरी कर रखी है। हमारा डॉक्टर उसको समझा रहा है कि कैसे उसको मूव नहीं करना चाहिए, वो पेन में होगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो फिर भी उठता है एंड चलने लग जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर मैं एजिंग को रोकना चाहता हूँ तो पेन जो उसके साथ आता है मैं उसको एम्ब्रेस करूंगा। एंड यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3-4 लोग उसके पीछे रोकने के लिए भी थे लेकिन फिर भी नहीं उसको रोक पाते। यहाँ से चुपके चुपके जा रहे हैं देखो। तो यहाँ पे सेंडा ना उसको हल्का हल्का करके ओल्ड फील करा रहा था, जिसको देख के उसको
उसको बहुत गुस्सा आ गया एंड वो फाइट जो होती है उनकी स्टार्ट हो जाती है। केक मारने के बाद सेंटा थोड़ा बहुत पीछे चल जाता है तो उसको एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो बोलता है कि कैसे जो सेंटा है उसके जो स्ट्रेंथ है वो किड्स हैं, उनकी विशेस हैं, उनका बिलीफ सेंटा पे, एंड वो चाहता है कि जो बच्चे हैं वो सेंटा के बारे में भूल जाएं ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, एंड कैसे जो उसके फ्यूमिरा हितोशी हैं वो भी भूल जाएं उसके बारे में। एंड यहाँ पे जो उनकी फाइट होती है वो कंटिन्यू होती रहती है आखिरी तक, एंड बीच में ऑफ कोर्स मोनोलॉग्स होते हैं एंड मैं सिर्फ आपको मोनोलॉग्स के बारे में बताऊंगा। तो जब ये फाइट हो रही थी हमारा तो सेंटा ना बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो रहा था, इसलिए हमारा सेंटा बोलता है हमारे बच्चों से कैसे उसको पावर चाहिए एंड उस पावर को तुम ही उसको दे सकते हो। इसलिए जो हमारा हितोशी होता है वो बोलता है कि अगर सेंटा को पावर देनी तो हमें सोना पड़ेगा, जिसके बाद वो लेट जाते हैं एंड हल्का फुल्का जो सेंटा होता है उसकी पावर्स आने लग जाती है एंड जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप में हो जाता है। एंड जब वो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि बच्चे सो चुके हैं एंड जो सेंटा है उसकी पावर्स आ गई हैं उसके पास, इसमें वो भी रिवील करते हैं कि कैसे बच्चों को इसलिए नहीं सुलाते थे ताकि उनकी जो एजिंग है वो कम हो सके एंड वगैरह वगैरह चीजें। एंड जब सेंटा को अच्छी खासी पावर मिल जाती है तो वो हमारे प्रिंसिपल को एक खतरनाक सा पंच मारता है, जिसके बाद उनको लगता है कि गेम ओवर हो चुका है। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल रहता है वो दोबारा खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है एक ही पंच से मैं हार जाऊंगा, एंड वो फिर सेंटा को धोने लग जाता है अच्छी तरीके से, पीटने लग जाता है एंड सेंटा कुछ भी नहीं कर पाता। उसके जो नर्व्स टाइप के होते हैं वो उन पर अटैक करता है एंड जिसकी वजह से जो हमारा सेंटा होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है। एंड जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि जो तुम्हारा पंच था वो इतना वीक था, इससे ज़्यादा दर्द तो मुझे तब हुआ था जब मैं अपनी सर्जरी करा रहा था एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। सेंटा ने उसके नीचे भी मारने की कोशिश करी लेकिन उसको कुछ दर्द नहीं हुआ इस बार। लेकिन तभी हमारी एक ओल्ड वुमन वहाँ पे आ जाती है जो कि नॉर्मल चाय पी रही होती है और सो बट वो एक्चुअली में बियर पी रही है एंड वो हमारा जो वो रहता है प्रिंसिपल को उसको बहुत ही जल्दी लाइक इतने आसानी से वो कर देती है ना, पीट देती है, मतलब हरा टाइप में देती है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। एंड उसी के साथ साथ उसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको भी रिवील करते हैं कि कैसे ये मिसेज है हमारी चीफ डायरेक्टर ऑफ दाइको वेलफेयर अकेडमी। एंड फिर हमारा डायरेक्टर भी इसके सामने वो बोलता है कि कैसे तुमने अपनी जो एज वाली चीज़ है जो उसको होने दिया एंड मेरे को देखो मैं भी तुम्हारे जितने का ही हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरफ बूढ़ा नहीं दिखता एंड जवान दिखता हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर हमारी मिसेज उसके पैरों में मार देती है वो नीचे गिर जाता है। एंड जब वो जा रही होती है तो हमारी फुयामा के बोलती है कि जो ओनो है उसको हमारे इन्वेंट्री में ले जाना है एंड जो हमारा सेंडा है उसको अपने पीछे बुलाती है। एंड फिर जब हमारा सेंडा उसके साथ जा रहा होता है ना तो उसको प्रिंसिपल की बात आती है कि कैसे जो हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे जो इमोशंस या मतलब रोने वाली चीज़ें हैं वो और ज़्यादा हो जाती हैं एंड हम उसको छुपा नहीं पाते चीज़ें करके। एंड फिर जो हमारे मिसेज होता है उसको उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बीच में वो बोलते कि अब जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊँगी इतनी देर में। तो एंड यहाँ पे जो हमारा सेंडा रहता है उस मिसेज को बोलता है कि कैसे मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, क्या आप मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो ताकि जो मैं बच्चों के सपने हैं उनको पूरा कर सकूं एंड फिर से जो मैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटा है वो उनके लिए बन सकूं। जिसके बाद जो हमारी मिसेज रहती है बोलती कि क्या तुम्हें वो चीज़ है जो स्कूल को बदल सकती है वगैरह वगैरह। एंड उसको एक बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड लुक देता है जिसके बाद बोलती है कि ठीक है मैं कैलकुलेट करती हूँ जो भी एक्सपेंसेस तुमने मतलब हमारे स्कूल में उजाड़ा है उस चीज़ को। नेक्स्ट सीन होता है हमारा प्रिंसिपल का जिसने इंजेक्शन दे रखे हैं एंड बोलता है कि कैसे जो मैं सेंटा है उसको पकड़ के ही रहूँगा। एंड हमारा लास्ट में क्या होता है कि जो हमारी फुयुमुरा है वो ओनो के साथ टाइम स्पेंड कर रही है लेकिन जो फुयुमुरा है उसको वो फील नहीं आ रही है जो वो उस समय आ रही थी जब वो ओनो को ढूंढ रही थी एंड अब वो डिफरेंट फील कर रही है और उसको पता नहीं चल रहा वो क्या फील कर रही है। एंड जो हमारी ओनो रहती है वो बोलती है कैसे मेरी हाइट बढ़ गई है एंड कैसे जो मेरे वो हैं बूब्स टाइप में वो भी काफी बढ़ गए हैं, क्या तुम छूना चाहोगे। एंड जब ये बोल रही होती है कि हमारा वहाँ पे सेंडा आ जाता है एंड फिर जो हमारा सेंडा रहता है वो उसके लिए क्लोज लाया रहता है जो कि हमारे मिसेस ने दिए रहते हैं। एंड फिर फुयुमुरा बोलती है कि कैसे जो ओनो है उसको भूख लग रही होगी तो मैं उसके लिए खाना लेने जा रही हूँ। एंड जो हमारा सेंडा रहता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। एंड फिर यहाँ पे एक सीन रहता है कि जैसे हमारी ओनो है ना उसको बहुत ज़्यादा अकेला पोर्ट्रे करा जाता है कि कैसे ये बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है एंड हमारा सेंडा, हितोशी एंड जो हमारी फुयुमुरा है ये तीनों एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रुप बन गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेकिन हमारी जो ओनो है वो अकेला फील कर रही है। अगला एनीमे है हमारा शाबाके। तो यार एपिसोड में हमारा जो निकिची है वो अपनी लव स्टोरी सुनाया जा रहा है कि कैसे एक स्प्रेड फीमेल थी जो कि कोटेशियन टाइप में है, वो उसको प्यार करता था, उसका नाम योशिनो है एंड वो उसकी मिस्ट्रेस टाइप में थी। मिस्ट्रेस मतलब जिसको सर्व करता है मास्टर टाइप में। एंड वो हमारी एक लड़के से प्यार करती थी जिसके साथ उसने शादी करी वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो लड़की जिससे प्यार करती थी लड़के से वो 30 साल की उम्र में मर गया एंड फिर इसने 300-400 साल वेट करा एंड फिर दोबारा वो हमारा जो उसका लवर टाइप में था वो वापस जिंदा होकर आ गया एंड वो एकदम से एक दूसरे को पहचाना एंड उन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस बार वो 5 साल बाद मर गया। फिर दोबारा 2-3 सालों बाद वो दोबारा जिंदा हुआ एंड उसने शादी कर ली दोबारा, लेकिन इस बार वो 1 साल बाद मर गया। एंड अब हम 100 साल में पहुंच गए हैं करंट स्टोरी के 100 साल पहले, जहाँ पे जो उसकी मिस्ट्रेस है ना उस पर कुछ लोग हमला करने वाले थे किडनैपर्स टाइप के एंड एक लड़का जो होता है उसको बचा लेता है जिसके पास एक घंटी टाइप की होती है जो कि हमेशा
इसका लवर जो उसको देता था वो वाली चीज़, जिसको सुन के इसको ऐसा फील हुआ कि जो हमारा ये लड़का है वो वही लड़का है जो इससे प्यार करता था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक्चुअली में किडनैपर टाइम का होता है जो किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ताकि या इसको बेच सकें या फिर जिसका शॉप है उसको हथिया सकें। एंड यही चीज़ होता है इस एपिसोड में कि इन दोनों को क्लोजर एंड क्लोजर आते हुए देखते हैं हम। फिर जो हमारा निकिची रहता है एंड हमारी जो मैडम रहती है, उन दोनों में थोड़ा बहुत वो होती है कि कैसे जो ये लड़का है वो नहीं है जिससे ये प्यार करती थी, लेकिन अगर ये उससे प्यार करने लग गई तो ये लॉर्ड जो बेल जो है उसको छोड़ सकती हैं एंड इस वाले से प्यार कर सकती हैं। एंड अपनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी बताती है कि कैसे हमारी जो मैडम है उसको पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करके जो हमारे बेल है जिससे प्यार करती हैं उसी के पीछे पड़ी है करके एंड उसको छोड़ नहीं रही है। एंड हल्का हल्का करके जो हमारी मिस्ट्रेस है उसको भी ऐसा फील होने लग जाता है कि ये आदमी जो बेल लॉर्ड है हमारा वो नहीं है एंड कोई और है करके। एंड ये चीज़ हो ही रही होती है कि एक दिन इसको अकेले में बुलाता है एंड जो इसका किडनैपर वाली चीज़ रहती है वो खुलासा हो जाता है यहाँ पे एंड ये इसको भी किडनैप करने वाले होते हैं। तब तक हमारा निकिची आ जाता है वहाँ पे एंड इनको भगा देता है। जिसके बाद जब वो भाग जाता है तो बोलते हैं कि कैसे जो बेल वाली आवाज़ हमारे किडनैपर से आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि एक लड़की को जिसने उसने किडनैप करके बेचा था उसका पर्स उसके पास था एंड उस पर्स में जो हमारा वो बेल टाइप की चीज़ थी वो उस आदमी का है जिस आदमी की बात स्टार्टिंग में हुई थी, मैं बताना भूल गया। वो आदमी किसी को किडनैप होते समय बचाने गया था एंड उस समय उसका कत्ल हो गया था, ठीक है। एंड वो उस समय की जो बेल वाली चीज़ है वो उसके पास थी, किडनैपर के पास। एंड इसीलिए जो हमारी मिस्ट्रेस है उसको ऐसा फील हुआ कि वो बेल वाली चीज़ सुन के कि जो किडनैपर है वो हमारा लॉर्ड बेल है। निकी बताते हैं कैसे अब 100 साल और हो चुके हैं एंड जो हमारी मिस्ट्रेस है उसको दोबारा जो उसका लव है लॉर्ड बेल वो मिल चुका है। उसके बाद जब निकी की स्टोरी खत्म हो जाती है तो जो हमारा यंग मास्टर होता है उसको लेटा देते हैं एंड फिर जब यंग मास्टर को लेटते हुए देखता है तो निकी बोलता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि जो हमारी मिस्ट्रेस थी उसको कैसा फील होता था कि अगर जो मेरा यंग मास्टर है वो उसकी डेथ हो जाती है तो मैं भी 300-400 साल वेट कर सकता हूँ हमारे यंग मास्टर को रिबॉर्न होने में वगैरह वगैरह। एंड इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के हमारे 10 एपिसोड्स खत्म हो चुके हैं एंड होपफुली आपको ये एपिसोड्स पसंद आए हों एंड आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।